नमस्कार, स्वागत है आपका यू स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। एक दायरे में है निफ्टी 18,600 के स्तर को होल्ड करने की कोशिश आज की है। हालांकि शुरुआती सत्र में हमने झटका देखा था 18,600 के नीचे का, लेकिन वहां से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश इस वक्त हो रही है। ब्रॉडर मार्केट से संकेत उतने खराब नहीं है। अभी भी ज्यादातर जो शेयर हैं दोनों एक्सचेंजों पर, बीएसई या फिर एनएसई, वहां पर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर शेयर हरे निशान में हैं और गिरने वाले शेयरों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। बराबरी का कमोवेश मामला है। 1069 शेयर हैं एनएसई पर हरे निशान में और इसके मुकाबले 942 शेयर हैं लाल निशान में, और कमोवेश यही स्थिति आपको बीएसई पर भी दिखेगी। अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस को छोड़ दे तो एनएसई पर एक भी ऐसा स्टॉक्स नहीं है जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी हो। एचयूएल, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक आधे से 0.25% के आसपास की मजबूती इन शेयरों में है और ये बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने का काम भी आज कर रहे हैं। कंज्यूमर वाले शेयर आज थोड़े से एक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो मेटल स्टॉक्स में कल अच्छी रौनक थी और जिस तरह से अमेरिका से संकेत आए हैं कि ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है, तो थोड़ा सा इफेक्ट यहां पर भी आ रहा है और ये तमाम स्टॉक्स कल की तेजी काफी हद तक गंवाते हुए आज दिख रहे हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को ये टॉप लूजर हैं। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पर भी कमजोरी है। आईटी स्टॉक्स भी आज थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 से 1.5% के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन आज दिन के दौरान आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी करीब करीब 1.25 घंटे के आसपास का ट्रेड हुआ है, तो मौका आपके पास भरपूर होगा इंडेक्स को ट्रेड करने का। ये समझेंगे कि किस साइड की ट्रेड आपको लेनी चाहिए, गिरावट पर खरीदारी करनी है या फिर उछाल पर बिकवाली करना है, ये अपने एक्सपर्ट से जानेंगे और आपके जो भी सवाल हैं उस पर भी अपने एक्सपर्ट्स की राय हम जरूर लेंगे। सवाल पूछने का तरीका आपको पहले फटाफट बता देते हैं। तो 9167329108 ये नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है ऊपर की तरफ। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया के जरिए 18 स्वदेश को देख रहे हैं तो @18 स्वदेश पर हम तमाम प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। वहां जाकर आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाने के लिए पोस्ट कर सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया। आस्था और कुणाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। कुणाल, शुरुआत आपसे करेंगे निफ्टी के लेवल्स को लेकर। देखिए, कल हमने देखा था कि थोड़ी रिकवरी की कोशिश बाजार ने की। आज थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं फेड को लेकर आशंकाएं हैं कि ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की जो एक डर है वो फिर से हावी होता दिख रहा है। आज ये बताइए कुणाल कि क्योंकि बड़ी तेजी के बाद गिरावट है, कंसोलिडेशन वाला भी फेज आ रहा है, रह रहे कि बाय कब इंडेक्स को बाय करना है और 18,600 के आसपास अब क्या रणनीति जाएंगे? Very good morning, Abhishek. Good morning to all our viewers. Asta, good morning. If I look at Nifty, so अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो हमने एक 25 नवंबर को एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिखा था और वो ब्रेकआउट था 18,530 से 18,550 का। स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से हमने एक बहुत ही अच्छी रैली देखी, शानदार रैली 18,880 के लेवल तक। फिर से हमने गिरावट देखी और देखिए कल की जो बॉटम बनी थी दैट वाज 18,590 और आज का जो लो बना है वो 18,577 बना। दैट मीन्स जो हमने प्रीवियस ब्रेकआउट देखा था 18,530-35 लेवल का जो लेवल था, वहीं पे हमने एज ऑफ नाउ रीटेस्ट किया है। कल का अगर आप बिहेवियर देखें तो हमने डेज लो बना के फिर से एक रिकवरी देखी थी विच वाज अ हैमर फॉर्मेशन। आज हमने गैप डाउन ओपन देखा बट एज ऑफ नाउ डेज हाई पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, नियर टू हाई ट्रेड कर रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन डेफिनेटली ली जा सकती है। हमें हमारा लेवल ध्यान में रखना होगा, वो है 18,500 का। अगर निफ्टी 18,500 के नीचे जाती है तो शायद हमें और थोड़ी बिकवाली देखने मिल सकती है, मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। बट अदरवाइज जब तक ये लेवल होल्ड होता है तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति हम निफ्टी लेवल पे अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी पर बाय ऑन डिप्स यानी कि गिरावट पर खरीदारी की रणनीति सुझा रहे हैं आपको कुणाल। चलिए फटाफट अब आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे और पहले दर्शक को जोड़ेंगे। मुंबई से प्रभाकर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। प्रभाकर जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर मौर्य है और मेरे पास एनएमएम इंडिया का शेयर है 166 क्वांटिटी, बाइंग प्राइस है 339.58। तो क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए? ठीक है, होराइजन पीरियड 1 ईयर का है। निप्पॉन लाइफ एएमसी के शेयर हैं 166-339 रुपए के भाव पर। थोड़ा सा लैक लश्कर कमजोर प्रदर्शन रहा है शेयर का
और 265 रुपये के आसपास जाकर ये शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आस्था, आपसे समझना चाहेंगे कि ये शेयर हमने देखा था कि एक उछाल आया था, उसके बाद फिर से एक कमज़ोरी का दौर इसमें हम देख रहे हैं, और पिछले अगर हम साल भर में देखें तो बहुत ज़्यादा अवसर नहीं आए हैं निवेशकों के लिए या फिर ट्रेडर्स के लिए जब ये शेयर बहुत ऊपर गया हो। निप्पॉन लाइफ यहाँ से आपको राह कैसी दिख रही है? गुड मॉर्निंग कुणाल जी। देखिए, अगर निप्पॉन लाइफ की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले मैं नतीजों पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। जो नतीजे आए थे उसमें रेवेन्यूज तो ठीक ठाक थे, 2% ज़्यादा ही थे जितना हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट करके चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आया है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है इनकी रेवेन्यू यील्ड में। और देखा जाए तो जो मार्केट शेयर भी है इनका, जिसमें कि हाई मार्जिन, अगर इक्विटी सेगमेंट की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो ऑल एंड ऑल मेरे को लगता है कि ठीक ठाक काउंटर है। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा गेन यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे ये एवरेज गेन लगता है, लेकिन मेरे को लगता है आगे जाते हुए कंपनी यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यू दिखाती रहेगी। तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हुए ही इनको पोजीशंस को होल्ड करना पड़ेगा और तभी इनकी कॉस्ट प्राइस इनको देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने के व्यू के साथ अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। ठीक है, निप्पॉन लाइफ में बने रहने की सलाह है आस्था की। ये राय। कोलकाता से वरुण हमारे साथ हैं। महानगरों से ढेर सारे दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं आज। वरुण नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हेलो, गुड मॉर्निंग। जी वरुण जी, आवाज आ रही है आपको? तो आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास टाइटन है एट द रेट ऑफ 2657। 2651 हाल फिलहाल की खरीद है वरुण जी आप? 2657 200 शेयर है जी। आपने कब खरीदे शेयर ये? 4 नवंबर में ही खरीदे हैं, हाल फिलहाल की खरीद है। आस्था, आपसे ही राय लेंगे टाइटन के स्टॉक को लेकर। पिछले 4-5 महीने बहुत अच्छे गुजरे हैं। 2000 रुपये के नीचे इसके भाव गए थे, वहाँ से रिकवरी दिखा के ये शेयर देखिए अब 26-27 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और इसी भाव के आसपास ही खरीद भी है। टाइटन आपको आगे की राह कैसी लग रही है? हालांकि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी दिखाई है और स्टोर्स को बहुत तेज़ी से एक्सपैंड भी कर रहे हैं। आपको कितना भरोसा है कि यहाँ से और बड़ी तेज़ी दिखाएगा शेयर ये? देखिए, मेरे को तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कंपनी से कि बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कंपनी एक तरह से रेजिलिएंट प्लेयर निकल के आ रहा है। इसने अपने पेयर्स को भी आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि अगर मैं लास्ट 1 ईयर की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया इन्होंने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है। बैलेंस शीट में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मजबूती है। हो सकता है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्योंकि इतना तेज हो गया है स्टॉक, तो थोड़ा सा ब्रीदर लेता है और वो एक कंसोलिडेट करता है, तो वो एक फेज हमें देखने को मिल रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि सर को यहाँ पे कोई भी घबराने की बात है, क्योंकि एक जो बढ़िया पॉइंट ये लगता है कि इनफैक्ट इन्होंने अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी निकाली थी अपने एम्प्लॉयज के लिए और वहाँ पे भी थोड़ा सा इनका कॉस्ट बढ़ा था। लेकिन ये जो स्कीम निकाली थी, मेरे को लगता है कि आगे जाते हुए तो फाइनेंशियल्स में ये स्कीम इनको बढ़िया मदद करती भी नजर आएगी, क्योंकि आगे जाते हुए हमें वहाँ कॉस्ट पे फायदा होता हुआ नजर आएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट पे फ्यूचर के अंदर। सो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा काउंटर है। बिल्कुल सर, आप अपनी पोजीशन में बने रहें। थोड़ा सा इम्तिहान लेगा, लेकिन मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। पहला लक्ष्य 2800 का रखिए, फिर उसके ऊपर के भी स्तरीय काउंटर दिखा सकता है। 3 महीने की समय अवधि रखिए। ठीक है, टाइटन को होल्ड करने की सलाह है। सांगली से अरविंद हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अरविंद जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हाँ बोलो सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हमारा पास प्राइम इंडस्ट्रीज है, अभी 25 शेयर है। प्राज इंडस्ट्रीज हैं, 25 शेयर हैं, जैसा कि हमें जानकारी दे रहे हैं। 403 के भाव है, 385 पर ये ट्रेड कर रहा है। कुणाल, आपसे राय चाहेंगे। रिकॉर्ड ऊंचाई से शेयर थोड़ा सा नीचे आया है, हालांकि दमदार रिटर्न्स दिए हैं इसने कमाकर अपने निवेशकों को और डेट फ्री कंपनी है ये प्राज इंडस्ट्रीज। टेक्निकल्स कैसे हैं और यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? अभिषेक, जनरली हमने देखा है ये सब कंपनीज में मोमेंटम जब पिक होता है तब बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखिए इस काउंटर ने कुछ खास अपना परफॉर्मेंस बताया नहीं है। मैं अगर चार्ट की बात करूं तो मई 2021 में भी इसी का प्राइस 380-390 था।
फिर से ऊपर 450 पौने 500 तक जाने के बाद फिर से ये काउंटर 380 तक पहुंच चुका है। सो इसमें ये मोमेंटम जो होता है वो कैप्चर करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ये मोमेंटम ठीक से कैप्चर कर पाते हैं तो यस, हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो इस काउंटर ने गए 4 महीनों में एक बेस कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बनाया, वो है 375 से 380 के लेवल पर। एज ऑफ नाउ ये काउंटर 385 पे चल रहा है। सो आई थिंक दिस काउंटर इज बेस्ट पॉइज्ड टू एंटर नाउ। हमें इसका स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा 370 का। अगर ये काउंटर 370 के नीचे जाता है तो हमारा व्यू शायद बेरिश होगा, बट तब तक इस काउंटर में बने रहने की सलाह बनेगी। आगे जाके हमें आई थिंक 440 450 के लेवल्स अगले 1 या 1.5 महीने में देखने मिल सकते हैं। अगर ये आते हैं प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर ये व्यू कुणाल का। चलिए से मुकेश हमारे साथ जुड़ेंगे अगले दर्शक, लेकिन उसके पहले आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की ABCD। और कमोडिटी बाजार से आपको रूबरू कराने के लिए जो कठिन जो शब्द होते हैं, जिनको सुन के शायद आपके मन में दुविधा होती है, घबराहट होती है कि क्या पता ये चीज़ हम सीखें कैसे, कहाँ सीखेंगे, तो उसका ये मंच है। और वो मंच आपको दिया है विश्वमोहन ने, हमारे सहयोगी बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन करने के बाद आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में चीज़ों को लेकर आते हैं ताकि आप समझ सकें और इस समझ का इस्तेमाल आप कमोडिटी बाजार में कमाई के लिए कर सकें। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन बताइए आज क्या चीज़ सिखाने जा रहे हैं दर्शकों को? देखिए, आज हम बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की। सबसे कंसिस्टेंट और सबसे लोकप्रिय चार्ट फॉर्मेशन है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किए जाते हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट में हो या कमोडिटी मार्केट में हो। हर तरह के ट्रेडर्स और निवेशक इसका इस्तेमाल करते हैं कि चार्ट पर इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ये संकेत मिल जाता है कि किस तरह का रिवर्सल आने वाला है। इसका फॉर्मेशन होता कैसे है? 3 यहाँ पर आपको पिक्स बनते हैं। एक बेस लाइन के ऊपर 3 बार वो ऊपर जाने की बाजार कोशिश करता है। जो मिडिल पिक होता है उसे हम हेड कहते हैं, और 2 पहला और तीसरा जो पिक होता है वो शोल्डर, यानी जो मिडिल होगा वो सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, और जो पहला और तीसरा होगा, इस चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये पहला शोल्डर है। यहाँ पर तेजी जाने की कोशिश किया, वापस से रिट्रेस होके बेस लाइन तक आया, फिर से ऊपर तेजी जाने की कोशिश किया, फिर से यहाँ पे रिट्रेस होके नेक लाइन तक आया, फिर से तीसरा यहाँ पर शोल्डर। तो 2 शोल्डर हो गए और 1 हेड हो गया। इसके बाद अगर ये बेस लाइन टूटता है तो यहाँ पर कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि यहाँ से गिरावट आएगी, और सबसे ज़्यादा काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडर्स यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो ऊंचाई, जो लेंथ यहाँ तक हेड तक जाने की होगी, उस लेंथ तक बाजार गिरने की संभावना रहती है। तो उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट कर सकते हैं, और वापस से फिर से यही रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ तक के फॉल के लिए एक बढ़िया पैटर्न यहाँ पर होता है। और इसका रिवर्स भी होता है, जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न करते हैं उसका चार्ट भी ऐसे ही होता है। ये नीचे की तरफ बाजार गिरने की कोशिश करता है 3 बार, लेकिन मिडिल पीक उसमें हेड बनता है, और जो पहला और तीसरा जो फॉल होता है, लो होता है, वो उसका शोल्डर होता है। ये इसका इन्वर्स है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहे थे, तो वो वहाँ पर तेजी के संकेत आपको मिलते हैं। वो चार्ट के जरिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 शोल्डर बने हैं। यहाँ पे बाजार गिरने की कोशिश कर रहा है पहली बार, यहाँ से वापस से रिकवर करने की कोशिश किया, फिर से गिरावट आई, यहाँ से फिर से रिकवरी आई, यहाँ पर फिर से तीसरा लो बना, 2 शोल्डर और 1 ये जो यहाँ पर हेड है आपका, यहाँ से फिर वापस से रिकवरी आएगी। तो एक तेजी के रिवर्सल पैटर्न है। आपको बाजार में आपको संकेत इससे मिल जाते हैं, लेकिन आपको जब भी यहाँ पर एंट्री करनी है तो इस पॉइंट के बाद जब बाजार ब्रेकआउट दे तभी आपको एंट्री करनी है। तो ये 2 तरह के पैटर्न है आपको, हेड एंड शोल्डर और रिवर्स हेड एंड शोल्डर, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो बाजार की टेक्निकल्स को स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए और इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए हमने ये सीरीज चलाई है, और रोज़ विश्वमोहन ऐसी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं। और अगर आपको विस्तार से कमोडिटी बाजार में अगर पोजीशन कहाँ पर लेनी है, कौन सी कमोडिटीज़ में एक्शन होने वाला है, तो मुनाफे की मंडी आप ज़रूर देखिए 11:27 पर ET9 स्वदेश पर। आगे बढ़ेंगे, अकोला से मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मुकेश नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? सर गुड मॉर्निंग जी। हाँ, वर्लपूल है सर, 21,705 से बाइंग है। कितने भाव पर? 1705। 1705, 1705 रुपए की खरीद है, 1500 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आस्था एक मल्टीनेशनल कंपनी, जून के लेवल से हमने देखा कि अच्छी रिकवरी शेयर ने दिखाई, और ये 2000 रुपए के आसपास तक गया, उसके ऊपर भी गया,
कभी हमने देखा था कि शेयर ये 2500-3000 रुपये के आसपास का हुआ करता था। उस भाव से देखेंगे तो तकरीबन आधे भाव पर है, लेकिन जून के भाव से जहां से रिकवरी आई थी फिर से उसी भाव के आसपास अब ये शेयर स्लिप करके जा रहा है। वर्लपूल आपको कैसा लग रहा है शेयर, और क्या सलाह होगी मुकेश के लिए? देखिए, वर्लपूल की बात करें, जो अभी नतीजे आए थे वो लगभग फ्लैट ही थे। मेरे हिसाब से उनमें कुछ बहुत ज़्यादा हमने तेज़ी नहीं देखी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ था और इनपुट कॉस्ट का जो इन्फ्लेशन था, लेकिन वहाँ पे एक अच्छी खबर है कि वहाँ से अब धीरे धीरे वो कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट अगर कुछ महीनों की मैं बात करूं, मुझे लगता है आगे जाते हुए कंपनी यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ दिखाती हुई नजर आएगी। मेरे हिसाब से 10 से 13% की CAGR से ये ग्रो करना चाहिए स्टॉक, और इनका बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है। सो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा, क्योंकि फ्लैट नतीजे थे तो हमें वॉलेटिलिटी दिखने को मिल सकती है, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी वर्लपूल के स्टॉक को। ठीक है, वर्लपूल के स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म के लिए। डीपी दास का सवाल लेंगे। मुंबई से ये क्वेरी आई है हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए। आयशर मोटर्स को लेकर इनका सवाल है। 300 शेयर हैं 3200 रुपये के भाव पर, और इस वक्त जो इसका भाव है वो है 3300 रुपये का। हालांकि इनको तो फ़ायदा हो रहा है, और डीपी दास साहब को नहीं, ऐसे तमाम निवेशक जिन्होंने लंबी अवधि का भरोसा जमाया है ये रॉयल एनफील्ड बनाने वाली कंपनी पर, उनको मुनाफा ज़रूर हुआ है। अगर हम 14-15 साल की बात करें तो स्टॉक तकरीबन 150 गुना हो गया है। 20-25 रुपये का भाव था और वहाँ से लगातार रिवॉर्ड किया है। अब इसके ज़रा चार्ट्स देख के बताइए आप कुणाल, कितनी संभावना आपको दिख रही है, क्योंकि इनके खरीद भाव से ऊपर ये 100 रुपये शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है आपको कि पैटर्न कैसा होगा इसका आगे? अभिषेक, अगर हम लंबी अवधि के चार्ट की बात करें तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा था फॉर्मेशन। इनफैक्ट जो ऑल टाइम हाई क्रॉस किया इस काउंटर ने करीब जुलाई 2022 में, जो 2950 के लेवल का था, वहां से तो हमने बहुत ही अच्छी रैली देखी। बट अभी जैसे आपके सहयोगी ने बताया, एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया था, हमें वही फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ डेली चार्ट में देखने मिल रहा है। और उसका अगर नेकलाइन की बात करें तो नेकलाइन आ रहा है 3375 पे। काउंटर ने डिसाइसिवली उसके नीचे 3 दिन तक क्लोजिंग दिखाया है। एज ऑफ नाउ एक्सट्रीमली कॉशियस अप्रोच है। अगर ये काउंटर 3500 के ऊपर नहीं जाता है तो हमें शायद यहाँ पे और ज्यादा मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है, और ये काउंटर 3100 या 3000 तक के लेवल पे आ सकता है। सो शॉर्ट टर्म अवधि में यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें, और ये काउंटर 3500 के ऊपर जाता है तो हम फिर से री एंट्री करेंगे। अदरवाइज इस काउंटर को 3000 के लेवल पे बाय करने की सोचेंगे। ठीक है, मुनाफा वसूली की सलाह है। 3000 रुपये के स्तर पर फिर से एंट्री ली जा सकती है आयशर मोटर्स के शेयर में। राजस्थान से किशन जी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अपना सवाल पूछने के लिए। किशन जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? 126। किशन जी आपकी आवाज हमें आई नहीं, जरा फिर से अपना सवाल सर पूछिए। मेरे पास पेटीएम के शेयर है 126 126 शेयर हैं और 780 रुपए के भाव से। 780 के भाव पर। किशन जी आप राजस्थान में कहाँ से आप फोन कर रहे हैं? लोकल। राजस्थान में कहाँ से आप? बीकानेर। बीकानेर से, ठीक है। बीकानेरी भुजिया वाला वहीं से हैं, बीकानेर से। लेकिन इनके पास है पेटीएम के शेयर 781 के भाव पर, और जब लिए होंगे तो मुझे पूरा अंदाज़ा इस बात का है कि शायद लगा होगा कि अब कितना गिरेगा शेयर, अब तो सही भाव पे आ गया। और तमाम एनालिस्ट भी ऐसे सलाह दे रहे थे उस वक्त ही पेटीएम शायद सही वैल्यूएशन के आसपास आ रहा है। आस्था, आपसे राय लेना चाहेंगे। 450 रुपये के नीचे जाने के बाद थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर दिखाई है। 525 रुपये के आसपास ये शेयर है पेटीएम का। बहुत ज़्यादा हालांकि नुकसान है इनके पोर्टफोलियो पर, लेकिन मन में ये आता होगा कि क्या एवरेजिंग कर लें, क्या सही भाव पे है अभी। हालांकि अभी भी कैश फ्लोज को लेके कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। जो फाइनेंशियल बिजनेस है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी वाले कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। आपको क्या लग रहा है पेटीएम को लेकर? देखिए, बिल्कुल कैश फ्लोज को लेके जो आपने सही बताया प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जिस तरह से मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मीट्स कर रहे हैं, जो हम उसमें उनका बिल्कुल फोकस यही आ रहा है कि ये आगे जाते हुए FCF जनरेटिंग कंपनी बन जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाता है। दूसरी तरफ इनका कोई भी प्लान नहीं है कि ये NBFC में कन्वर्ट हों, क्योंकि वहाँ पे भी हमने देखा है कि ज़्यादातर ये कंपनियाँ जब NBFC की तरफ रुख करने लगती हैं तो वो भी थोड़ा सा
एक तरह से मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेता नहीं है, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट ने अपना पूरा क्लैरिटी रखा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैनेजमेंट यहाँ पे पूरी फोकस कर रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी, ये लोग अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी अटेन करेंगे और मार्जिन को भी इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ये वॉक द टॉक कब तक होता है, हमें बस यही चीज़ का इंतज़ार है। तो अगर थोड़ा भी हम भरोसा रखें मैनेजमेंट पर, उस हिसाब से वेट करें, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। नतीजों में जो बात हो रही है वो झलकती है कि नहीं, वो देखने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 महीने के नज़रिए के साथ अभी तो मैं बनी रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इतना हमें बेनिफिट देना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको पेटीएम में इस वक्त दे दी गई है, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, अभी हाल फिलहाल में हमारी बात हुई है पेटीएम को लेकर, सब यही कह रहे हैं कि फिलहाल बने रहना चाहिए इस स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। हमारे साथ विनायक जुड़े हैं फोन लाइन पर। विनायक जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। ऑलराइट, ये व्हाट्सएप के जरिए उनका सवाल आया है, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। व्हाट्सएप के जरिए जो सवाल उन्होंने हमें भेजा है उसमें ईज बाय ट्रिप पर सवाल है। 100 शेयर्स हैं 380 के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। बोनस शेयर का भी अलॉटमेंट हुआ था, इस वजह से एडजस्टमेंट भी दिखाई दे रहा होगा आपको। लेकिन एक बार राय दिलवा देते हैं इस पर। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर आस्था, क्या सजेस्ट करेंगी इजमाई ट्रिप में? इनके पास 100 शेयर्स 380 के लेवल पर लिए हुए थे। बोनस शेयर का जो एडजस्टमेंट है वो भी इनके अकाउंट में नजर आ ही रहा होगा। संपर्क नहीं हो पाया, इनसे बात नहीं हो पाई कि कितना समय दे सकते हैं इस शेयर में, लेकिन आपकी क्या राय बन रही है? ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? देखिए बिल्कुल, अभी ये अगर मैं 21 नवंबर की बात करूं, तभी ये एक्स बोनस और एक्स स्प्लिट भी हुआ है, तो ये दोनों चीजें इसमें हुई हैं कि बोनस के साथ साथ यहाँ पे स्प्लिट का भी एक एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला है। क्योंकि तकरीबन अगर मैं बोनस की बात करूं तो इनको 3 शेयर्स बोनस के मिले थे, अगर एक शेयर की मैं बात करूं, और उसके बाद जाके सब डिविजन भी हुआ था इक्विटी शेयर का, जो कि फेस वैल्यू 2 से 1 हुई थी। तो ये सब एडजस्टमेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो उस हिसाब से इनकी प्राइजेस अभी मेरे हिसाब से तकरीबन 50-60 रुपए के आसपास होगी, अगर मैं रफ कैलकुलेशन करती हूँ। अब अगर आगे करना क्या है, मुझे ये लगता है कि आगे जाते हुए भी यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट देखें हमारे आसपास भी, तो जिस तरह से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अभी हॉलीडे सीजन के हिसाब से भी आप देखिए, तो वो एक फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे बुकिंग्स इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। और ये बात मैनेजमेंट भी बोल रहा है कि काफी ज्यादा बुकिंग्स में इजाफा हमें देखने को मिला है। दूसरी तरफ कंपनी का मार्केट शेयर भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से कंटिन्यू रखनी चाहिए इनको, इनकी पोजीशन को, और यहाँ पे आगे जाते हुए 10 से 20% का अपसाइड हमें और देखने को मिल सकता है। हाँ ठीक है, तो इजी ट्रिप में ये आपको सलाह दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल आया है हमें व्हाट्सएप के जरिए अश्विनी कुमार जी का। टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं इनके पास, करीब 90 शेयर्स हैं और 466 की इनकी खरीद है। ये कुछ समय पहले की खरीद इनकी लग रही है और उसके बाद से इनको नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि वो 466 के लेवल्स तो दिख नहीं रहे हैं पिछले 3-4 महीने का अगर हम चार्ट देखें तो, और करीब करीब 3000 से ज़्यादा का नुकसान भी इनको स्टॉक में हो रहा है। कुणाल, आप राय दीजिए, टाटा मोटर्स पर टेक्निकल चेक दीजिए, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? इनके जो लेवल्स है वो कब तक दिखेंगे, और स्टॉप लॉस भी सुझाइए इन्हें। तो अगर हम थोड़े लंबी अवधि की बात करें तो ये काउंटर ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखाया। इनफैक्ट टू एंटायर 2022 फरवरी से लेके अब तक आप देखिए तो इसका एक मीन रिवर्जन लेवल जो निकल के आता है वो है 420 का। काउंटर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से वही लेवल पे पहुंच रहा है, और एज ऑफ नाउ ऑफ लेटली, आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली नवंबर एंड दिसंबर सो फार, एक पॉजिटिव रुझान शायद एक ओपन हो रही है, बट अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग रुझान नहीं है, मोमेंटम फिर भी मिसिंग है। मैं एज ऑफ नाउ होल्ड करने की सलाह दूंगा। रीजन बीइंग, जब मोमेंटम नहीं होता तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मोमेंटम कब पिक होगा। स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा, वो है 420 का। अगर ये काउंटर 420 के नीचे जाता है तो शायद हमें 390 तक फिर से एक बार अक्यूमुलेट करने दे सकता है, और ऊपर की बाजू अगर ये काउंटर 440 के ऊपर निकलता है तो 475 से 480 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ बने रहिए, बट नॉट मच टू लूज आउट, और कुछ मोमेंटम भी एज ऑफ नाउ पिक नहीं होगा। सो लेट्स वेट फॉर सम क्लैरिटी ऑन द काउंटर।
टाटा मोटर्स को होल्ड करने की सलाह है। विकास कुमार का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है कैफे कॉफ़ी डे के शेयर, कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेस के शेयर हैं, 500 शेयर 63 रुपये के भाव पर। कॉफ़ी डे आपसे कुणाल राय लेना चाहेंगे। देखिए 3 साल हो गए और ये शेयर एक दायरे में घूम रहा है। 80 रुपये के ऊपर जाता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, फिर से शेयर नीचे आता है और कहीं ना कहीं जो कॉफ़ी महंगी हो रही है उसका भी असर इन पर आ रहा होगा। आप ये बताइए कि इसमें ब्रेकआउट कब आएगा? क्या आपको लगता है कि मौजूदा भाव से कोई ठीक ठाक अपसाइड बची है शेयर में? जैसे अभिषेक आपने बताया, इस काउंटर में खास कोई मोमेंटम देखने अगेन नहीं मिला है, बट एक छोटा सा माइनर ब्रेकआउट है, वो है 56-57 के लेवल का। उसे ध्यान में रखना होगा और अगर ये काउंटर 56-57 के ऊपर निकलता है तो शायद 64-65 तक का एक बाउंस मिल सकता है। बट आई वुड एडवाइज कि इसमें बाउंस आ जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दीजिए। मोमेंटम जब जिस काउंटर में होता है हमें शायद उसी तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। इस काउंटर में जल्द से जल्द निकलने की सलाह बनेगी। ठीक है, सीसीडी को लेकर कुणाल का व्यू, ये व्यू। लेकिन सीसीडी जैसी तमाम ऐसी कंपनियां बाजार में होती हैं जहां पर निराशा झेलने को मिलती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो रिटर्न्स के मामले में भले ही थोड़ा सा पीछे रहें लेकिन डिविडेंड के मामले में बहुत ही सॉलिड हैं। और अगर आप बैंकों के एफडी से तुलना करेंगे तो उससे ज़्यादा ये डिविडेंड दे देती हैं और इनमें निवेश करना फ़ायदे का सौदा होता है। लेकिन ये शेयर कौन से हैं, कितना डिविडेंड यील्ड इसमें है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आपको उन कंपनियों की लिस्टिंग करवा देंगे, बता देंगे कि इन पर आप नजर रखिए या ये वो शेयर हैं जहां पर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जहां पर आप डिविडेंड के लिए पैसे लगा सकते हैं रिटर्न्स के साथ साथ। शरद बताइए कौन सी कंपनियां हैं डिविडेंड की बादशाह? जी हाँ, फोकस में रहेगा डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। अब याद रखिए ये डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स की जो हमने एनालिसिस की है आईडीबीआई कैपिटल की रिपोर्ट से लिए, और यहाँ पे ये कौन से अहम डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स है जिनका रिटर्न 1 साल के टेन्योर के एफडी रिटर्न्स जो करंट मार्केट रेट्स में चली उससे ज़्यादा है। याद रखिए पीएसयूज, मेटल स्पेस, आरईआईटीज जो होती है एक डिविडेंड यील्ड की जो थीम की स्टॉक्स होती है, लेकिन जो कौन अहम स्टॉक्स हैं जिनका डिविडेंड यील्ड 10% या उससे ज़्यादा रहा है, वो 4 अहम स्टॉक्स है एनएमडीसी, आरईसी, गेल और पीएफसी, जहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड जो आंकड़े हैं वो भी जो है लगभग रेंज कर रहे हैं 10 से लेके 11% के लिए, स्पेशली एनएमडीसी और आरईसी के लिए। इसके अलावा इस लिस्ट में जो है हुडको आया है, पीसीबीएल आया है प्राइवेट स्पेस से, और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि कोल इंडिया ले लीजिए, अर्कॉन ले लीजिए, मॉयल ले लीजिए, इनमें भी जो है डिविडेंड यील्ड की एक्सपेक्टेशन जो है लगभग 4 से लेकर 9.5% तक जो है देखने मिल रही है, और इनके जो डिविडेंड यील्ड करंट है वो भी 6 से 9% का है। लेकिन जो है 1 साल के टेन्योर के जो एफडी रिटर्न्स है उसमें कौन से बैंक ने सबसे ज़्यादा जो है रिटर्न्स जो है दे रहे हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ऑफकोर्स एक जनरल कैटेगरी रहता है और एक सीनियर कैटेगरी रहता है। यहाँ पे 6.25% जो है पर एनम का जो है सबसे बड़ा आंकड़ा आ रहा है, और इसके बाद ये फॉलो करती है बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक और आखिर में पंजाब सिंध बैंक। तो शरद ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि बैंकों के एफडी में अगर आप 1 साल के लिए पैसे रखते हैं तो अपेक्षाकृत वो कंपनियां, खासतौर से सरकारी कंपनियां जो डिविडेंड ज़्यादा देती हैं, उनसे कम ही आपको रिटर्न मिलेगा एफडी के थ्रू। तो बहुत ही सॉलिड स्टॉक्स हैं, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, प्रमोटर को लेकर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पीएसयूज हैं। आप देखिए एनएमडीसी, आरईसी, अब कितने ज़बरदस्त संभावित डिविडेंड इसमें हो सकती है 1 साल में, 10% के आसपास की, 11.5% के आसपास की। और बाकी जो कंपनियां जो डिविडेंड दे भी रही हैं, ज़्यादातर के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, बिजनेस को लेकर विजिबिलिटी भी है। तो पूरी की पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर, आप अच्छे इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ज़रूरत पड़े तो शायद आप फोटो भी खींच के रख सकते हैं और उसके बाद इसको एनालाइज कर सकते हैं। आशा, एक सवाल आपसे लेंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत रिसर्च की हमारी टीम ने और वो स्टॉक्स निकाल के लेके आई है जहां पर डिविडेंड के जरिए अच्छा पैसा बनता है। ये ग्रोथ स्टॉक्स नहीं कहे जाते हैं। इसमें अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो शायद बहुत ज़्यादा उथल पुथल या एक तरफा रैली ना देखने को मिले, लेकिन डिविडेंड के मामले में कंसिस्टेंट हैं। आपके फेवरेट कौन से हैं, और अगर किसी को पैसे लगाने हों सेफ्टी के लिए, डिविडेंड इनकम के लिए, आप क्या सलाह देंगी?
जी, सबसे पहले तो आप लोग को मैं बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही बढ़िया ये एक आपने चीज़ को कवर किया है और ये काफ़ी ज़्यादा एनलाइटनिंग है क्योंकि अभी सभी से सबका ही सबसे बड़ा सिरदर्द है कि एफडी में कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ मुझे शेयर मार्केट में नहीं लगाना है क्योंकि मैं सीनियर सिटीज़न, अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उनकी ये धारणा रहती है। तो उनके लिए फिर ये ऐसे स्टॉक्स बहुत बढ़िया यहाँ पे डिविडेंड देते हैं जो कि एफडी के रिटर्न्स को तो सरपास करते हैं। अब जहाँ तक मेरे फेवरेट की बात है, तो इन जो लिस्ट अभी आपने बताई उसमें मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड यील्ड तो सॉलिड है ही, प्लस मुझे लगता है कि ये जो आगे जाते हुए कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी बढ़िया ये बैंक में रहेगा क्योंकि बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। और लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजमेंट भी जो गाइडेंस दे रहा है वो यही दे रहा है कि इनकी इंटरेस्ट मार्जिन हो या फिर एडवांस डिपॉजिट्स रेशियो हो, क्योंकि किसी भी बैंक का बिजनेस पूरा उसके एडवांस और डिपॉजिट्स पे ही निर्भर होता है। तो वहाँ पे एक बढ़िया ग्रोथ हमें नजर आएगी और ये जो ग्रोथ के फिगर्स हैं ये 20-25% के आसपास के रहेंगे। तो कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड दोनों को मिला के जो एक स्टॉक मुझे पसंद आता है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। राइट, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी अच्छा है, एफडी का ब्याज दर देखेंगे तो वो भी अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पर आप पर नजर रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल हमें आया है व्हाट्सएप के जरिए विवेक सिंह जी का। 60 शेयर्स इन्होंने 91 के भाव पर लिया हुआ है। ये हाल ही की खरीद लग रही है इनकी, क्योंकि इनके खरीद भाव के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। इस वक्त 92.75 के पास ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पिछले 5-6 दिनों से एक गिरावट भी यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और उसी में इन्होंने यहाँ पर एंट्री भी कर ली है। कुणाल, आप राय दीजिए, गेल अगर किसी का ट्रेडिंग के लिहाज से इन्होंने किसी ने पोजीशन ली है तो उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? इन्होंने 91 के लेवल्स पर गेल में एंट्री की हुई है। सो पूजा अगेन, इस काउंटर ने अपना बेस फॉर्मेशन तो बहुत ही अच्छा होल्ड किया है और वो लेवल है 85-86 का, बट मोमेंटम इस काउंटर में थोड़ी सी स्लो है। ब्रेकआउट लेवल हमें ध्यान में रखना होगा, वो है 94 से लेके 95 के बीच का। काउंटर ने देखिए अभी भी हाई बनाया है जो करीब करीब 95.40 पे बनाया है। सो ट्रेंड ओपन है। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ हमारे व्यूअर को होल्ड करने की सलाह दे सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस रखना होगा 91 का, और अगर ये काउंटर फिर से 95 के ऊपर जाता है तो नियर टर्म में, शॉर्टर अवधि में हमें शायद 98 या 99 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ होल्ड करिए, स्टॉप लॉस 91 का बना के चलिए। होल्ड करने की राय इस वक्त आपको इस शेयर में दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए ही नवी मुंबई से लक्ष्मीकांत हरी जी का सवाल हमें आया है और इनका सवाल है बजाज फाइनेंस पर। 40 शेयर्स इन्होंने 6213 के भाव पर लिया हुआ है। बजाज फाइनेंस वैसे तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम एनबीएफसीज और छोटे मझोले बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज बजाज फाइनेंस भी देखिए ऊपर है, इस वक्त 6702 के पास कारोबार कर रहा है और इनको भी काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। करीब करीब 20,000 का मुनाफा इनको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आस्था, आप क्या सजेस्ट करेंगी? मुनाफा अच्छा खासा है, अभी भी बने रहना चाहिए और तेजी के लिए बजाज फाइनेंस में, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। यहाँ पे नतीजे पेश किए थे पूजा बढ़िया थे, ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी और मेरे हिसाब से आगे जाते हुए, क्योंकि एक जो हम एनबीएफसी में देखते हैं एयूएम ग्रोथ, तो वो भी बहुत बढ़िया थी। मेरे हिसाब से इनका एयूएम ग्रोथ जहाँ तक मुझे ध्यान आता है 30% के ऊपर का था ईयर ऑन ईयर के आसपास की अगर मैं बात करूँ। उसके अलावा भी जो असेट क्वालिटी सेकेंड पैरामीटर रहता है तो वो भी यहाँ पे बढ़िया इंप्रूवमेंट हमें नजर आता हुआ आया था। तीसरी तरफ मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी कि कस्टमर एक्विजिशन कैसा रहेगा, तो वहां पे भी गाइडेंस जो मैनेजमेंट की आ रही है वो बढ़िया आ रही है, क्योंकि तकरीबन 10 से 11 मिलियन के आसपास का ये कस्टमर एक्विजिशन पूरे फुल FY23 में गाइड करते हुए चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि FY23 फुल में अभी 3 महीने ही बाकी रहे हैं और आगे जाते हुए भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो 3 से 6 महीने की समय सीमा के साथ बिल्कुल होल्ड करिए। यहाँ पे बढ़िया मुनाफा होता हुआ नजर आएगा इस काउंटर में। फाइनेंस को होल्ड करने की सलाह है। अतुल शर्मा का सवाल लेंगे श्याम मेटालिक्स को लेकर। 300 शेयर हैं 434 रुपए के भाव पर। आस्था, आपसे व्यू लेंगे। 434 की खरीदे, काफ़ी ऊपर के भाव पर खरीदे हैं और 293 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मेटल एक्शन में है और 52 वीक के जो लोज थे उससे थोड़े उबरने की कोशिश कर रही है कंपनी, लेकिन दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे उसमें कहीं ना कहीं
कॉस्ट को लेकर चिंता थी, थोड़ा सा उसके चलते मार्जिन पर दबाव देखने को मिले था। वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि ठीक रही थी। यहाँ से चीज़ें आपको कैसी दिख रही हैं और श्याम मेटालिक्स क्या सही लेवल पर है अगर किसी को नया निवेश करना है, या फिर अभी चुनौतियां बरकरार हैं? देखिए, आपने सही बोला, यहाँ पे कॉस्ट को लेके कंसर्न थे। वॉल्यूम ग्रोथ भी बिल्कुल यहाँ पे ठीक ठाक रही थी, लेकिन रियलाइजेशंस कम हो गए थे, तो वो वॉल्यूम ग्रोथ जो बढ़िया हुई या ठीक ठाक हुई तो उसके सामने रियलाइजेशंस इतने अच्छे नहीं हुए। दूसरी तरफ कॉस्ट की बात करें तो कोल कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा थी और उसी की वजह से हमने एबिटा मार्जिन्स में एक प्रॉब्लम देखा था, एक प्रेशर देखा था। और यहाँ पे मुझे लगता है कि फिर भी लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये एक काउंटर है जो ठीक हो सकता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि कॉस्ट भी हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी और इनके मार्जिन्स भी इम्प्रूव करेंगे। तो जितना बड़ा नुकसान अभी अगर मैं इनको बोलती हूँ कि आप एग्जिट करिए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उतना बड़ा नुकसान मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो अभी ना निकले, एक बार ऊपर में 300-305 के स्तर आते हैं तो वहां पे मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगी और वहां तक जाने की भी उम्मीद लगती है, तो अभी तो होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, अभी फिलहाल बने रहने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक में। अगला सवाल ये हमें व्हाट्सएप के जरिए ही दिल्ली से संजय मित्तल जी ने भेजा है और इनका सवाल है हिम्मत सिंह सीट्स पर 400 शेयर्स इन्होंने 174 के भाव पर लिए हुए थे। नुकसान भी काफ़ी हो रहा है, करीब करीब 31,000 से ज़्यादा का नुकसान इनको इस वक्त हो रहा है और इन्होंने गिरावट में ही एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक काफ़ी टूटा इस बीच। अगर जनवरी से लेकर अभी तक का देखेंगे चार्ट तो करीब करीब 62% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। कुणाल, आपसे राय लेना चाहेंगे, काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, निकल जाने की राय देंगे या फिर कुछ आसार है रिकवरी के शेयर में? सो पूजा, हमने इस काउंटर में बहुत ही, जैसे आपने बताया, बहुत ही बड़ी गिरावट देखी है। काउंटर 300 के लेवल से करीब करीब 100 के लेवल पे आ चुका है। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात ये देखने मिल रही है कि जून से लेके अब तक अगर आप देखिए तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन काउंटर में देखने मिला और 90 के लेवल्स ये काउंटर 4 से 5 बार छू चुका है बट नीचे नहीं गया है। सो दैट्स द ओनली पॉजिटिव थिंग। और एक्सट्रीम लो लेवल पे हमने बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स भी दिखे हैं। सो हिम्मत सिंह का में एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह बनेगी। इनफैक्ट अगर ये काउंटर अगले दिनों में कहीं भी 105, 106 के ऊपर जाता है तो इसमें थोड़ी सी एवरेज आउट करने की भी सलाह बनेगी। शायद एक मोमेंटम पिकअप हो सकती है और काउंटर 125, 123 के लेवल्स भी बिता सकता है। सो एज ऑफ नाउ बने रहे, 105 के ऊपर थोड़ी पोजीशन ऐड करें और नई की हुई पोजीशन जो ऐड है वो हमें 125, 130 पे एग्जिट भी करनी है और तब हम जाके रिविजिट करेंगे इस चार्ट। ठीक है, हिम्मत सिंह का सीट को लेकर कुणाल का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, व्हाट्सएप के जरिए है यशपाल जी का सवाल इनके पास ही। VRA लॉजिस्टिक्स के 100 शेयर 645 रुपए के भाव पर, थोड़ी सी ऊपर के भाव की खरीद है। इस वक्त इनके भाव से ये शेयर 70-80 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि अच्छी रिकवरी हम देख रहे हैं, 500 रुपये के आसपास के स्तरों से फिर से रिकवर हो रहा शेयर। ये आगे बजट का ट्रिगर भी होगा, वैसे भी लॉजिस्टिक्स शेयर तब फोकस में रहते हैं। आपको क्या लगता है आस्था कि VRA लॉजिस्टिक्स ये जो रफ्तार बनी है फिर से दोबारा से, इसमें ये आगे कंटिन्यू करेगी? अभी मेरे हिसाब से बिल्कुल ये जो दोबारा रफ्तार बनी है ये कंटिन्यू होना चाहिए और इनको इनकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी अब जो है पूरी तरीके से फोकस्ड है इनके कोर बिजनेस पे। दूसरी तरफ देखा जाए तो इनके नॉन कोर बिजनेस है, वहाँ से भी बढ़िया यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि रिजल्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। नॉन कोर बिजनेस में अगर मैं बात करूँ तो देखिए विंड पावर बिजनेस का भी यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन रहा है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये एक ठीक है और कॉस्ट प्राइस जितना इनका आना चाहिए तो उस हिसाब से ही होल्ड कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स को लेकर ये व्यू आस्था की तरफ से। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का वक्त आ गया है, लेकिन शो को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और सरकार 16 नए बिल्स को लिस्ट किया है इस सेशन के लिए। पूरी डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, पार्लियामेंट के विंटर सेशन की शुरुआत जो है वो 7 दिसंबर से होने जा रही है और इस दौरान 17 बैठकें होंगी। सरकार की कोशिश ये है कि विंटर सेशन के दौरान करीब 23 बिल जो हैं वो पास कराए जाएं। बिजनेस लिस्ट में जो बिल शामिल किए गए हैं उसमें 16 नए बिल हैं और 7 जो हैं वो पेंडिंग बिल हैं। जो पेंडिंग बिल हैं उसमें
ऐसे बिल हैं जो कि ऑलरेडी उनको पार्लियामेंट में पेश किया गया है, एक सदन से मंजूरी मिल चुकी है, उनको दूसरे सदन से पास कराने की जरूरत है। इसके अलावा 3 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जो कि संसद के पटल पर रखे जाएंगे। जो 16 नए बिल सरकार ने बिजनेस लिस्ट में शामिल किए हैं, अगर आप उस पर नजर डालें तो द ट्रेडमार्क अमेंडमेंट बिल 2022 है, उसको सरकार ने बिजनेस लिस्ट में शामिल कराया है, जिसके जरिए प्रयास ये है कि जो ट्रेडमार्क है उसको किस तरीके से उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, उसकी मैनेजिंग की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जाए। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसके जरिए कोशिश ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसकी फंक्शनिंग में पारदर्शिता है, चुनाव की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। इसके अलावा नेशनल डेंटल कमीशन बिल भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसके जरिए नेशनल डेंटल कमीशन की स्थापना जो है वो की जाएगी। हालांकि इस बार बिजनेस लिस्ट में सरकार ने जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक बिल्स हैं उसको शामिल नहीं किया है, जिसमें अगर आप कंपटीशन अमेंडमेंट बिल की बात कर लें, आईबीसी अमेंडमेंट बिल की बात कर लें, वो बिजनेस लिस्ट में शामिल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो बिल है वो भी लिस्ट में शामिल नहीं है। हालांकि सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसको विंटर सेशन में पेश किया जाएगा, लेकिन जो बिजनेस लिस्ट है उसमें अभी भी इस बिल को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो जो अहम आर्थिक विधेयक हैं, जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी, इकोनॉमी से जुड़ी, वो इस बार एक्शन में नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत कुछ होगा खास इस संसद के शीतकालीन सत्र में।